हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्टर न्यूज़ वंस अगेन। आज हम बात करेंगे बंगाल इलेक्शंस के बारे में और इन जनरल इलेक्शंस के बारे में बात करें कि इंडिया में कोविड का सिचुएशन आपको पता ही है। हमारे बहुत जाने माने लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोग अभी भी अपनी जान से जूझ रहे हैं। तो उस सीन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके माइंड में है और जो लोग इवन बीजेपी सपोर्टर भी थे वो भी बीजेपी से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शंस कराना ऐसी कंडीशन में ज़रूरी था या नहीं था। तो उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे कि बीजेपी का जो ये एक्चुअली बंगाल का जो वर्डिक्ट आया है वो कितना वैलिड है और उससे फ्यूचर में इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो अनुज, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड डिस्कस ऑन द पॉइंट्स। सो पहली जो क्यूरियोसिटी है मेरे माइंड में और आई थिंक हमारे व्यूअर्स के माइंड में भी क्यूरियोसिटी होगी कि जो कोविड सिचुएशन है, हमने देखा था कि पहले इलेक्शंस के पहले कोविड इतना हम्म। नहीं था और जैसे ही इलेक्शन आया मे बी जो कोविड है वो इलेक्शंस की वजह से नहीं फैला, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ 5 राज्यों में थे और कोविड हम्म। पूरे इंडिया में है। जैसे दिल्ली और महाराष्ट्र जहाँ पे इलेक्शन नहीं थे, वहाँ कोविड का ज़्यादा असर है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे इलेक्शंस थे। तो हम्म। उसमें लोगों ने फिर भी जो बीजेपी के अगेंस्ट रहते हैं, उन्होंने बीजेपी को क्वेश्चन किया कि सरकार ने इतनी बड़ी रैलियाँ क्यों की और उससे एक गलत मैसेज गया लोगों को कि रैलियों में इतनी भीड़ नहीं है। तो बेसिकली कोविड है ही नहीं, तो लोगों ने ज़्यादा हम्म। केयरलेसनेस दिखाई, वो एक रीज़न हो सकता है। बट हम्म। उसमें एक चीज़ निकल के आती है कि बीजेपी को पता था, मतलब ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी को नहीं पता था कि कोविड सिचुएशन है। तो लेकिन उन्होंने एक कदम ऐसा क्यों उठाया कि भई कोविड भी है और इतने चैलेंजेस हैं, इंडिया के पास इतनी सप्लाईज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इलेक्शंस को पूरा कंक्लूड किया। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एज़ सच बीजेपी इलेक्शंस के साथ क्यों गई? उन्होंने उसको डिले क्यों नहीं किया या फिर कोई और स्टेप क्यों नहीं उठाया इलेक्शंस के अगेंस्ट? तो उसके बारे में पहले बात करते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है सचिन, कि आप अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं और चुनाव जैसे कि भारत में अभी तक होते आए हैं, और बहुत सारी हमारी जनता को इलेक्शन का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस लोगों को नहीं लगता है। उनको लगता है कि हाँ, करोड़ों लोग वोट दे रहे हैं और इलेक्शन के प्रोसेस को एडवांस किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि अभी जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, जो कि एक कोविड की सिचुएशन है, जो 2019 के दिसंबर में स्टार्ट हुई थी दुनिया के एक कोने में, और भारत में आई 2-3 महीने के बाद, और अभी भी 1.5 साल होने के बाद भी इसमें कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये कब खत्म होगी। तो इस इस बीमारी को, जो ये वायरस फैल रहा है, इसको हम ये अलाउ कर सकते हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ये डिले करें या रोक दे? तो आमतौर पर लोगों के दिमाग में आएगा कि हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। हम 5 महीने रोक सकते हैं, 6 महीने रोक सकते हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम इस छोटे से चेंज के एक रिपल इफेक्ट को देखेंगे कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, तो एक राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का भी उनका एक कार्यकाल होता है। आप जनता से मैंडेट लेकर आते हैं, आपको 5 साल तक काम करने का अधिकार है। जिस दिन से आप शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री बनने की, और बाकी जो मिनिस्टर आते हैं और सरकार बनती है, उससे एग्जैक्ट 5 साल के बाद आप उसमें नहीं आ सकते। आप मुख्यमंत्री बनने के कोई अधिकार नहीं है आपको। तो अगर ऐसा होता बंगाल के इलेक्शन में कि भाजपा खुद ये इनिशिएटिव लेती और टीएमसी और कांग्रेस और इन सब से बात करके इलेक्शन को पोस्टपोन कराती 5 महीने या 6 महीने, जो कि कुछ भी कंफर्म नहीं है। ये भी एक पॉइंट है कि 6 महीने बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोविड के नए स्ट्रेन नहीं आएंगे, कोविड म्यूटेट नहीं करेगा और सिचुएशन और ज्यादा वर्स नहीं होगी। क्योंकि अभी हिस्ट्री 1.5 साल से यही बोलते जा रही है कि स्टार्टिंग में तो नॉर्मल कोविड आया था, लोग 99% लोग सही होकर घर वापस जा रहे थे, जिनकी डेथ भी हो रही थी वो उनको 15-20 दिन के बाद उस सिचुएशन में पहुंच रहे थे। लेकिन जो अभी जो नए म्यूटेशन होने के बाद जो कोविड के नए स्ट्रेन आए हैं, उसमें लोगों को 2 दिन में 3 दिन में लोगों को की डेथ हो रही है। तो फ्यूचर में कितने दिनों के बाद कोविड कम होगा,
जो वैक्सीन हमारे पास है अभी प्राउडली हम जो पूरी दुनिया में बांट रहे हैं, वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी जो म्यूटेटेड कोविड के जो वायरसेस हैं उसमें, वो सारा अनसर्टेन है। तो अगर हम ये 5-6 महीने के लिए मान भी लेते हैं, 6 महीने बाद सिचुएशन सही हो जाती और कोई एक मुख्यमंत्री जिसको 5 साल के बाद अधिकार नहीं है बैठने का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, अगर वो उसमें बैठे और उस एक्स्ट्रा कार्यकाल में अगर वो कुछ गलत डिसीजन ले, जिस जो लोगों को पसंद नहीं आए, उसकी राज्य की जनता को पसंद नहीं आए, तो वो एक तरह से दोष इनडायरेक्टली देंगे कि ये मुख्यमंत्री जो है इसको इस वक्त यहाँ पर नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिकली यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए थे और कोई दूसरा मुख्यमंत्री होना चाहिए था। इस वजह से ये ज़रूरी था कि वहाँ पर इलेक्शन हो और ये भी एक तरह से हो सकता था कि अगर कोई मुख्यमंत्री बिना चुने वहाँ पर बैठ जाए, अ, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि राहुल गांधी हैं जैसे, ये बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी मेहनत के एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं जहाँ पर इनको अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में डायरेक्टली उनको लगता है कि हम बैठ सकते हैं बिना किसी प्रोसेस, बिना मेहनत के जब इंसान पहुंचता है या बिना इलेक्ट हुए जब कुछ काम करता है तो हो सकता है लोगों में एरोगेंस आ जाए या वो उसके क्वालिफाइड ना रहें कि हाँ वो इस वक्त कुछ काम कर सकते हैं, या लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल ना रहें कि भाई अभी तो कोविड चल रहा है तो इलेक्शन तो होने नहीं है, तो आई विल बी द चीफ मिनिस्टर फॉर सो लॉन्ग, तो उनको कुछ हटा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये इस वजह से भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहाँ पर ज़रूरी था और इस वजह से हम लोग के एनालिसिस के अकॉर्डिंग भाजपा को ये पता होने के बाद भी कि इंडिया में तो बहुत ही इनडिसिप्लिन क्राउड है हमेशा, जब भी चाहे वो वोटिंग का टाइम हो या रैलीज का टाइम हो, उनको पता था कि लोग जाएंगे और लोग ज़रूर जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं जो राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने बार बार बोले हैं, लोग उसको तोड़ेंगे और ये स्प्रेड होगा, इसको रोका नहीं जा सकता। राइट। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट था और उसको लेकर जाना इन सारे रिस्क के बावजूद भी एक तरह से वो अवॉइड नहीं किया जा सकता था, जैसे कि रीज़न अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इस वजह से मेरे ख्याल से भाजपा ने या किसी दूसरी पार्टीज ने भी ये नहीं कहा कि इलेक्शन को पोस्टपोन कर देना चाहिए। राइट, तो आई थिंक ये बहुत वैलिड पॉइंट है और इलेक्शंस को डिले नहीं किया जाता, ये आम लोगों को समझना चाहिए। एग्जांपल हम्म। इंडिया का ना लेते हुए अगर हम यूएस का भी देखें तो यूएस में जब कोविड पीक में था उस टाइम भी हम्म। इलेक्शन हुए थे और वहाँ तो मौतें इंडिया से भी ज़्यादा हम्म। थी पर डे जो उनकी डेथ थी, तो वहाँ भी ये इलेक्शन हुआ, तो आई थिंक इट वाज अ गुड पॉइंट, राइट, जो उन्होंने हाँ, किया। ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया आपने, क्योंकि अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पर लोगों की जान की, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर लोगों की जान की इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कीमत है। पूरे दुनिया में कहीं भी कोई अमेरिकी सिटीजन मरता है या किसी तरह से कुछ एब्डक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो पूरी गवर्नमेंट उसके एक्शन में आ जाती है। तो उस समय जब वहाँ पर कोविड का पीक चल रहा था, वहाँ पे ऑलमोस्ट 70-80% इलेक्शन जो बैलेट बॉक्स से कराने से, जो मेल बॉक्स से कराने से जो उन्होंने हासिल किया। लोग बोलते हैं कि जो अभी जो बाइडेन आए हैं वो इसी वजह से आए हैं क्योंकि कुछ धांधली हो गई इसमें, तो सारे उन्होंने रिस्क लिए और हर तरह के चीज़ों को करने के बाद भी उन्होंने जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको नहीं रोका। तो ये बहुत ही ज़रूरी है जब यूएस में ऐसा हो सकता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो इंडिया में भी उसको एक इम्पोर्टेंस दिखाना ज़रूरी था। हालांकि ये किया जा सकता था, वैसे तो इंडिया में ये मेल बॉक्स से वोट देना आम लोगों के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सरकारी कर्मचारी जो इसमें इलेक्शन वगैरह में जिनकी ड्यूटी होती है केवल वही कर सकते हैं इसमें, और सेना के लोग कर सकते हैं। तो इंडिया के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था कि सारे लोग मेल बॉक्स से एक तरह से अपना वोट दे पाते, तो सिर्फ इस प्रोसेस से इलेक्शन होने के अलावा इंडिया के पास कोई चारा नहीं था। हालांकि ये जरूर हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने इसका ध्यान रखा है कि इतने ज्यादा चरणों में इलेक्शन हुए और 1 महीने से भी ज्यादा पूरा इलेक्शन प्रोसेस चला बंगाल में, ताकि उसको एक तरह से कंट्रोल जितना वो कर सकते थे, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं और इलेक्शन कमीशन के जो फोर्सेस हैं वो कर सकें। तो काफी ज्यादा इन्होंने कंट्रोल किया है, लेकिन उसके बाद भी
इस तरह की चीजें हुई हैं, तो वो एक तरह से सेक्रीफाइस है डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए। और स्पेशली जब यहाँ पर हमारे ऊपर चीन बैठा हुआ है, जो चाहता है कि इंडिया में, नेपाल में, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, हर जगह पर अनरेस्ट क्रिएट हो, डेमोक्रेसी कमजोर हो, उस समय इलेक्शंस का टाइम से होना। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीती है, और उन पे भी बहुत सारे एक तरह से पॉइंट लगते रहते हैं कि वो जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और केंद्र सरकार को मानते नहीं हैं, खुद को भारत से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल ऑफिसर्स की कोई, ऑफिसर्स की कोई इज्जत नहीं है वहां पर। हालांकि वो अलग बात है, फिर भी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिकली वो लोग इलेक्ट होकर आए हैं, और वो बहुत अच्छा है कंपेयर टू इलेक्शन ना हो, और किसी का राज्य सरकार का कार्यकाल बढ़ता जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात हुई है। राइट, लेकिन क्योंकि लोग जो बोल रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा ही किया जाए तो कोविड तो आई थिंक कई सालों तक चलने वाला है, तो मोदी को ही पीएम रखा जा सकता है उस हिसाब से तो 2030 तक। तो ये हम्म। उनके ही अगेंस्ट जाएगा जो अब मोदी को हटाना चाहते हैं। बट एनीवेज, उसके बाद बात करते हैं कि बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सारे हम्म। जो इनके मेन मेन लीडर्स थे जो सेंटर के, वो सब ने रैलियां की और डेली रैलियां की। तो हम्म। उस चीज में भी हम देखते हैं कि और अब जो मैंडेट आया है वो थोड़ा डिफरेंट आया है, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिल्कुल नहीं आया है। बट उन्होंने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मतलब प्रोजेक्ट किया। अमित शाह ने लगातार बोला कि उनकी 200 से ऊपर सीट आएगी। उन्होंने एक तरह से ऐसा एनवायरनमेंट बनाया, शो किया कि दे आर द वन हु गोना विन। सो हम्म। उसमें बीजेपी के लिए बंगाल इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, और उन्होंने उस चीज में इतनी ताकत क्यों झोंकी, और उसके क्या रीजन थे। उनको हम्म। पता था कि उनका इतना ग्राउंड नहीं है, लोकल लीडर्स नहीं है वहाँ पे बीजेपी के, फिर भी उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस और इतने जोश के साथ बीजेपी ने वहाँ पे बंगाल में इलेक्शंस क्यों लड़ा, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं आपके हिसाब से। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर हम ये कोविड को एक थोड़ा सा किनारे रखें बीच में, और भाजपा की जनरल स्ट्रेटजी देखें, स्पेशली जब से नरेंद्र मोदी एक सेंट्रल फिगर बनकर आए हैं, और लोकसभा के इलेक्शन के उसमें जब जब से उनका नाम आना शुरू हुआ है, तो एक स्ट्रेटजी जो भाजपा ने फॉलो करना शुरू की है वो ये है कि अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको पावरफुल होना जरूरी है, और स्पेशली अगर राजनीतिक उसमें बदलना चाहते हैं तो आपको सरकार में आना जरूरी। इसीलिए कई बार ऐसा लगता है, और ऐसा होता भी है, जितने भी आरोप अभी तक लगते रहे हैं कि भाजपा और अमित शाह ने कई बार विधायकों को खरीदा है, सरकारें गिराई हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, और एक तरीके से वो सारा कुछ करना चाहते हैं, पूरी इलेक्शन के टाइम पर पूरी ताकत लगाते हैं जीतने के लिए। क्योंकि जब तक आप जीत कर नहीं आते हैं किसी राज्य में स्पेशली, तब तक आप वहां पर कुछ चेंज नहीं कर सकते। आप कितना भी रोना गाना कर सकते हैं कि यहाँ पर ये खराब है। स्पेशली आप बंगाल में देखिए कि इलीगल इमिग्रेंट आ गए हैं, और मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, सीए वहाँ पर इम्प्लीमेंट होने ना होने के लिए एक तरह से ममता बनर्जी ने बोल दिया है कि वो नहीं होने देंगी। सेंट्रल की बहुत सारी पॉलिसीज हैं, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, और किसानों को जैसे 2000 महीने का जो मिलता है, वो सब कुछ भी एक तरह से राज्य में नहीं मिल पा रहा है। तो अगर उनको वहां पर बंगाल में चेंज करना है, तो सबसे पहले उन्हें वहां पे जो एक सबसे बड़ा हर्डल है, जो टीएमसी या राज्य सरकार है जो हमेशा सेंट्रल के अगेंस्ट रहती, उसको उखाड़ के फेंकना जरूरी था। और उसके लिए उन्होंने सारी ताकत लगाई, वो नहीं कर पाए, वो बात अलग है। लेकिन ये एक भाजपा की बहुत एक काबिले तारीफ बात है कि वो इस तरह से चीजों को चेंज करने के लिए सिर्फ चिल्लाते नहीं हैं। सिर्फ जैसे आप केजरीवाल का एग्जाम्पल ले लीजिए, उनका काम है सिर्फ चिल्लाना, सिर्फ शोर मचाना, धरने देना, ये गलत है, वो गलत है। आप कैसे चीजों का सॉल्यूशन निकालेंगे भारत जैसी कंट्री में जहां कुछ भी मूव करना गवर्नमेंट में इतना पॉसिबल नहीं है। मोदी के आने के पहले अगर देखें, राम मंदिर की लोग सालों से, दशकों से लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, और हालांकि लोग बोल रहे थे कि मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा, लेकिन किसी को एक तरह से विश्वास नहीं था। लोगों को लगता था कि अभी और कई दशकों तक ये कोर्ट में चलता रहेगा,
डेट पर डेट आती जाएंगी, और ये है कि मुद्दा बना हुआ है एक तरीके से। लेकिन कुछ भी साम दाम दंड भेद करके, चाहे उन्होंने जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम के जो लीडर्स हैं उनको कमजोर किया, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्फ्लुएंस किया, नए नए उसमें फैक्ट रखे। सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरी ताकत लगाई और ऐसी पॉइंट लेकर आए जिसमें दलीलों में उनके विरोध में जो भी वकील थे वो कुछ भी नहीं बोल पाए। तो कुछ भी करके उन्होंने किया, लेकिन वो प्रॉब्लम उन्होंने अपने कार्यकाल के सेकंड उसमें अपने टेन्योर में उन्होंने सॉल्व कर दी। अब वहाँ मंदिर बन रहा है ऑलरेडी, फाउंडेशन वगैरह ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। कोविड की वजह से थोड़ा स्लो है, लेकिन वो एक काम शुरू हो गया है। और वो उसी वजह से पॉसिबल हो पाया कि भाजपा ने अपने आप को इतना बड़ा किया और इतना ज्यादा पावरफुल किया कि अब ना तो कोई मुस्लिम लीडर, ना वक्फ बोर्ड और ये सारे जो मुस्लिम लीग है, उनकी हिम्मत नहीं है ये बोलने की कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सेम कंडीशन अगर हम कंपेयर करें जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम सॉल्व की है, जहाँ पर इतनी टेररिज्म चल रहा था और बहुत सारी चीजें, तो मोदी सरकार ने पूरी ताकत लगाई वहां पर कितनी भी सीट लेकर आने की। फिर उन्होंने महबूबा मुफ्ती, जो कि इस बात के लिए नोन है कि वो आतंकवादियों से मिला हुआ है, उनका परिवार, जो उनके पिताजी थे, उन्होंने बाकायदा आतंकवादियों को थैंक यू बोला था कि उन्होंने वहां पर एक तरह से इलेक्शन होने दिए शांतिपूर्ण तरीके से और सरकार बनने दी। और उस वक्त की सिचुएशन और अब की सिचुएशन देख लीजिए। तो भाजपा सरकार में आई, वहां पर उन्होंने पावर शेयरिंग की, वहां के सरकारों के सीक्रेट जाने और सारी चीजें एक तरह से उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की कि हम कैसे यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। और उन्होंने संविधान में से ही तोड़ निकाले कि किस समय, जब सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट नहीं है, उस समय सेंट्रल का वहां पर कुछ कंट्रोल है, तो उस समय सेंट्रल के पास इतनी पावर होती है कि वो संविधान में कुछ चेंज कर सकती। तो उस समय उन्होंने धारा 370 हटा दी, और उसको हटाने के साथ ही उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कोई राज्य सरकार का कोई कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, कुछ सालों के लिए दो भागों में बांट दिया, इतने सारे चेंजेस कर दिए कि जो एंटी इंडिया फोर्सेस थे जम्मू कश्मीर में, और पाकिस्तान से जो हेल्प कर रहे थे, जहां पर चाइना से पैसा आता है, वो उन लोगों के पास कोई चारा नहीं रहा। और उसके बाद, और उसके पहले भी इनफैक्ट, उन्होंने सेना को बहुत ज़्यादा पावर दे दी। उन्होंने कहा कि अब कुछ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी बंदूक उठाएगा या गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करेगा, आप उनको सीधे गोली मार दो। जो भी आतंकवादी बन रहे हैं उनको सीधे गोली मार दो, और एक वार्निंग, स्टर्न वार्निंग लोगों को दो कि आप जब तक आतंकवादी बनते रहेंगे, हम तब तक आपको गोली से उड़ाते रहेंगे। और देखते हैं आपको पैसे ज्यादा पसंद है या एक आजादी के नाम का जो पाकिस्तान ने एक तरह का वहां पर पैसे दे देकर लोगों को इकट्ठा कर रखा है और एक हवा बना रखा है, आप उसको सपोर्ट करेंगे तो आप ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। और अभी वहां पर कंडीशन सही हो रही हैं, केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। एक तरह से सेंट्रल की जो सारी पॉलिसीज हैं वो जा रही हैं, लोग धीरे धीरे समझ भी रहे हैं कि ये जो कंडीशन है वो उनकी पुरानी कंडीशन से बहुत अच्छी है, और वो अब एक तरह से देश से जुड़ा हुआ महसूस महसूस कर रहे हैं। और एक तरह से वो एक दुनिया के किसी, अपने भारत के भी किसी दूसरे राज्य के तरह ही हो गया है, किसी दूसरे केंद्र शासित प्रदेश की तरह हो गया है। और इस तरह से तो कहने का मतलब ये है कि भाजपा की जो उन्होंने पूरी ताकत लगाई, और ये कोविड के आने के बाद भी उन्होंने रैलियां जारी रखी। लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने रैलियां क्यों जारी रखी, कोविड की वजह से लोग मर गए। तो ये भी लोगों को समझना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और सारे मंत्री, जिनको भी रिस्क था, हालांकि उनको भी पता था कि कोविड ऐसे फैल रहा है, उनको भी रिस्क हो सकता है, और उनकी भी कोई इतनी उम्र कम नहीं है कि इलेक्शन की, कोविड होने के बाद उनको ये हो पाया कि वो बच पाएंगे। फिर भी वो लोग वहां गए, उन्होंने रैलियां की, क्योंकि उनको पता था कि हमें एक तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पूरा फॉलो करना है। दूसरा ये है कि अगर वो बंगाल को बचाना चाहते हैं, बंगाल में जो इस तरह के केसेस आ रहे हैं, अगर वो उसको काउंटर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें सरकार में आना पड़ेगा। तो इसलिए जान पर खेलने के बाद भी इसमें प्रधानमंत्री की आलोचना की बजाय मेरे ख्याल से उनकी तारीफ करनी चाहिए लोगों को, कि उन्होंने अपनी जान, क्योंकि वो चाहते तो कर सकते थे, क्योंकि पिछले जब राज्यसभा के, जब राज्य के जब चुनाव हुए थे, तो उनकी 3 सीटें आई थी।
तो एक तरह से जो बड़े लीडर हैं भाजपा के, वो बोल सकते थे कि हम अपनी जान बचाते हैं, वहाँ पर नहीं जाएँगे और गवर्नमेंट हमारी वहाँ पर वैसे भी नहीं बननी है। 5 साल तक हम वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी को चला लेने दो, जो जैसा भी चलाना है। जब कोविड की सिचुएशन चली जाएगी, तब हम जाकर वहाँ पर कुछ करेंगे। अगर वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ गए। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी वो जीतने के बाद वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है, कुछ हो रहा है। पर जो भाजपा में और स्पेशली नरेंद्र मोदी में जो देश को बदलने का जो एक जज़्बा है, उसके तहत वो वहाँ गए ताकि वो सरकार में आएँ और वहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाएँ, गवर्नमेंट बनाएँ और फिर वो सारी चीज़ें जो वो इस देश के साथ करना चाहते हैं, इस राज्य के साथ, जो कि बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। और वहाँ पर सबसे बड़ी ये आप बंगाल कि अगर सिर्फ पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वही है। लेकिन अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, जहाँ पर चिकन नेक की बात होती है और जहाँ पर आसाम की प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं बांग्लादेश से। और बांग्लादेश से जो एंटर करते हैं लोग बंगाल में, क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार एक तरह से उसको सपोर्ट करती है। और वहाँ से आने के बाद जो चिकन नेक का एक तरह से शर्जील इमाम ने जो एक उसने कॉन्सेप्ट दिया था दिल्ली के दंगों के दौरान, कि वो चिकन नेक को एक तरह से ब्लॉक कर देंगे, वहाँ ढेरों मुस्लिम आ जाएंगे और फिर भारत से वो हिस्सा अलग हो जाएगा और चाइना उनकी हेल्प करेगा। चाइना वहाँ से अटैक करके वो पूरा कब्जा कर लेगा, एक अलग देश बना देगा जो कि जिसमें मुस्लिम वो होगा जो कम्युनिस्ट पार्टी के तहत चलेगा। तो वो कॉन्सेप्ट भी एक तरह से बहुत पूरे देश के लिए एक तरह से खतरा है। और उसी वजह से एक तरह से भाजपा के लोग वहां पर गए कि हाँ, यहाँ पर डेमोक्रेटिकली अगर हम चुनकर आ जाते हैं और उसके बाद हम ये सारी चीजें बड़े आराम से रोक सकते हैं कि चीजें उस वर्स्ट कंडीशन तक पहुंचे, उसके पहले ही हम इसको रोक सकते हैं। तो जरूरी था वहां पर इलेक्शन होना, सरकार में आना भाजपा के लिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये इलेक्शन ना होने से बेहतर है। राइट। तो ये तो इम्पोर्टेंट था कि कैसे बीजेपी ने मतलब अपने आप को प्रेजेंट किया और बहुत कोशिश की वेस्ट बंगाल में एक सरकार बनाने की। लेकिन अब आपने देखा होगा वर्डिक्ट क्या है। वेस्ट बंगाल में सेम रिजल्ट आया है। जस्ट हम्म। द डिफरेंस इज कि अ, उनकी सीट्स थोड़ी कम हो गई और बीजेपी 3 सीटों से 70-75 के आंकड़े में पहुंच गई है। और हम्म। शुभेंदु अधिकारी जीत भी चुके हैं और ममता बनर्जी हार गई है। तो उसमें कई लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि इवन दो जैसे आपने बताया कि बीजेपी वहाँ पे हारी है, लेकिन उनकी एक मेंटल जीत हो सकती है कि वो आगे बढ़े हैं। बट उनके जो अपोजिशन है, इवन राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि उनकी खुद की सीट नहीं आई, फिर भी उन्होंने बोला है कि ममता बनर्जी कांग्रेचुलेशन फॉर डिफीटिंग बीजेपी। तो हम्म। इसके बाद इस पर्टिकुलर इलेक्शन से व्हाट्स नेक्स्ट फॉर वेस्ट बंगाल, उस चीज़ पे बात करेंगे। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो पर्सपेक्टिव ये है कि जैसे बीजेपी की कुछ सीट्स आई है तो वो वहाँ पे रूल कर सकते हैं। अब थोड़ा बहुत तो रूल कर सकते हैं, अपोजिशन में तो बैठ ही सकते हैं। और हम्म। एक जो नेगेटिव फैक्टर था, अगर बीजेपी बंगाल में जीत जाती किसी तरह से, तो नरेंद्र मोदी या बीजेपी उसको कभी काउंटर नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी वेस्ट बंगाल में सरकार होती है और कोविड के केसेस नेचुरली बढ़ेंगे। तो हम्म। अब ममता बनर्जी के आने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शेयर्ड हो जाएगी। तो आगे जो सेंटर के इलेक्शन आएंगे 2024 में, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और बीजेपी की वेस्ट बंगाल में आगे क्या स्ट्रेटजी होगी, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हाँ, इलेक्शन होने थे, रिजल्ट आ गया, अब आगे क्या होगा। तो मेरे ख्याल से तो आगे वही होना चाहिए जैसे कि दिल्ली में हो रहा है, कि दिल्ली में भाजपा ने पूरा दम लगाया, उनकी गवर्नमेंट नहीं आई। और उसके बाद से हर एक पॉइंट पर वहाँ पर एक तरह से कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो जाता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में। और ये केजरीवाल की हमेशा एक जो भी पॉलिसी रहती है, वो जिस पे भी गवर्नमेंट के जो टैक्स से इकट्ठा हुआ जो पैसा जो खर्च करता है, वो मेनली खर्च करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को काउंटर करने के लिए। जब प्रधानमंत्री की जो स्वास्थ्य वाली योजना आई थी, इंश्योरेंस वाली, तो उसके कंपैरिजन में उसने मोहल्ला क्लिनिक और एक अपना एक इंश्योरेंस निकाल दिया। तो जब ये एक तरह से पैसे की बर्बादी है, जब केंद्र सरकार ऑलरेडी खर्च कर रही है, लोगों को इंश्योरेंस दे रही है, तो
केजरीवाल को कोई दूसरा काम करना चाहिए था जो लोग के भले के लिए अगर करता तो। बट यही है कि जब सरकार और भाजपा की भी ये पॉलिसी है कि वो जो भी अगर उनके अगेंस्ट की राज्य सरकार है तो वो चाहेंगे कि अगले इलेक्शन में उनको फायदा हो। तो एक्चुअली वो केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो उस राज्य में और ज़्यादा अच्छे से एक तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा राज्य सरकार होने नहीं देगी। तो कलकत्ता में भी और बंगाल में भी एक्चुअली यही होगा कि एक तरह से बात बात पर कंट्रोवर्सी होगी और भाजपा की ये कोशिश होगी कि वो वहाँ के राज्यपाल की हेल्प से, गवर्नर की हेल्प से और राष्ट्रपति की हेल्प से ममता बनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो अभी तक जो मुस्लिम अपीजमेंट और बाकी जो आरोप ममता बनर्जी पर लगते रहे हैं, तो केंद्र सरकार की जितनी भी ताकत है अपनी सेंट्रल एजेंसीज की हेल्प से वो उसको काउंटर करने की कोशिश करेगी। और जो उनका एम था सरकार में आने के बाद जो वो करते राज्य सरकार में, उसको किसी तरह से करने की कोशिश करेंगे कि जितना भी उनके हाथ में है, कि अगर कोई करप्शन हो रहा है मान लीजिए, तो उसका करप्शन के लिए तो सीबीआई ऑलरेडी वहां पर जा सकती है। अगर कोई राज्य सरकार का करप्शन है तो सीबीआई को अधिकार है कि वो खुद अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से वो वहां पर ईडी और सीबीआई वहां पर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो एक तरह से वैसे ही काउंटर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी बंगाल में हालत वही होने वाली है कि उनको कुछ भी डेवलपमेंट जिस तरह से बाकी राज्यों में देश में हो रहे हैं वो उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। चीज़ों के लिए लड़ाई होगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। कोई एक काम होगा तो उसमें क्रेडिट लेने की एक कोशिश होगी, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल करते हैं कि कुछ भी केंद्र सरकार ने किया है तो करते वक्त तो लड़ाई होती है, लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए वो सैकड़ों करोड़ों करोड़ खर्च करके वो एडवर्टीजमेंट देकर लोगों को बताने की कोशिश और एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश होती है। तो वैसा भी होगा वहां पर। और जैसा सीए जो एक मेन मुद्दा है, जो भी हमारे बांग्लादेश और इन सब से, म्यांमार वगैरह से जुड़े हुए जो राज्य हैं उसमें रिलेटेड, तो सीए मेरे ख्याल से भाजपा को अब कोई दूसरी रणनीति अपनानी पड़ेगी कि किस तरह से बंगाल में भी सीए डायरेक्टली इनडायरेक्टली लागू किया जाए और जो भी इलीगल इमिग्रेंट आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बसना मुश्किल किया जाए, कि वो अगर बसते भी हैं तो उनको एक तरह से बंगाल में ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आप बंगाल में भले ही घुस आए हैं क्योंकि राज्य सरकार थोड़ी सी कमजोर है या उनके फेवर में है, लेकिन किसी दूसरे राज्य में उनके घुसने पर पाबंदी और एक तरीके से अ, बिल्कुल इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि वहां से वो लोग निकल ना पाए, कुछ भी ऐसे काम ना हो। तो उसके लिए काफी बढ़िया काम हो रहे हैं। ढेर सारी चीजें जो भी सेंट्रल की जो पॉलिसीज हैं और बेनिफिट्स लोगों को मिलते हैं वो अब आम आदमी को आसानी से मिल रहे हैं, क्योंकि आपका एक आधार कार्ड है, वो अगर आपके अकाउंट नंबर से और सेंट्रल उससे एडेड है और गवर्नमेंट को पता है कि आप किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए आप एलिजिबल हैं, तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। और इस तरह की पॉलिसीज का यूज करके केंद्र सरकार ऑलरेडी ऐसा कर रही है कि कुछ भी जो लीकेज होते हैं या करप्शन होते हैं उसको रोका जा सके राज्यों के स्तर पर। तो वो तो ऑलरेडी रुकेगा। लेकिन देखते हैं, ममता बनर्जी भी कोई कल ही नेता नहीं बनी है, वो भी काफी मंजी हुई नेता हैं। उन्होंने बंगाल के इलेक्शन के दौरान भी बहुत सारे उन्होंने हथकंडे अपनाए, अपनी चोट का वो किया, चाय बनाने का एक तरह से वीडियो वायरल हुआ, तरह तरह के उन्होंने काम किए, मुस्लिमों को बोला कि डायरेक्टली मुझे वोट दें, किसी और को ना दें। तो वो भी काम करेंगी और लड़ाई चलती रहेगी। अगले 5 साल जैसी कि हालत दिल्ली के लोगों की हो रही है कि उन्हें फैसिलिटी मिलने की बजाय सिर्फ पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, बंगाल में जैसा कि पहले भी चल रहा था और ये कंटिन्यू होगा। लेकिन बंगाल में एक बहुत ही चिंता का विषय है कि वहां पर जब जो पॉलिटिकल राइवल हैं उनकी हत्याएं बहुत हो रही हैं। तो अब टीएमसी जब आ गई है पावर में, और हमने देखा भी है कि ये जीतने के तुरंत बाद कुछ भाजपा के कार्यालय जला दिए गए, या भाजपा सपोर्टेड जो बिजनेसमैन हैं उनकी दुकानें और शोरूम को लूटने का उन्होंने सक्सेसफुल काम किया है और वहाँ की पुलिस भी उनको रोक नहीं रही है। तो ये आने वाले दिनों में
ममता बनर्जी अगले इलेक्शन की तैयारी के तहत हो सकता है कि जो भी पावरफुल लोग भाजपा के उसमें हैं वो उनको कमज़ोर करने के लिए और उनकी हत्याएं करवाने के लिए कोशिश करेंगी। तो उसके लिए सेंट्रल फोर्सेस को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, केंद्र सरकार को थोड़ा उसका ध्यान देना पड़ेगा। राइट, तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने के लिए होगा आगे वाले इलेक्शंस में भी, और आगे जो बंगाल का जो हालत होने वाली है उसके बारे में, कि किस तरह से वहाँ डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, और या फिर ममता बनर्जी का जो खराब रवैया था वो अभी भी वैलिड चलता रहेगा या नहीं रहेगा, जो आई थिंक सेम ही रहने वाला है। बट बीजेपी को एक ग्राउंड मिल गया है, उनके पास अब लोकल लीडरशिप होगी, बाबुल सुप्रियो और शुभेंदु अधिकारी उनके नेता उभर कर आए हैं, और उनके थ्रू वो आगे इलेक्शंस में आगे बढ़ सकते हो, और ममता को और हार्डली काउंटर कर सकते हैं, being the main opposition and with around 70 or 75 seats. So हम्म। some positives from all negatives for BJP. So I think it was a good discussion, Anuj, once again. So viewers, हम एक बार फिर हाजिर होंगे और अच्छी डिस्कशन के साथ। Until then, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, मास्क पहनिए, और अपने यारों दोस्तों से बात करते रहिए, स्ट्रेस में ना रहें, and stay fit. All right, thank you very much.